हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस 2020 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि एचपीयू द्वारा जो हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से जो 15 क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके हिंदी ग्रामर के ऊपर बेस्ड होते हैं, जबकि 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज के ऊपर होते हैं। चाहे वे पैराग्राफ आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वैसे आमतौर पर मैक्सिमम टाइम जो है वो पैराग्राफ आपको दिया होगा, उन्हीं पैराग्राफ को देखकर आपको नीचे 5 क्वेश्चन दिए होंगे। तो 20 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी के पूछे जाते हैं एचपीयू बीएड एंट्रांस में। एचपीयू में भी यही पैटर्न रहेगा आपका, जिसमें 15 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होंगे और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि सूर्योदय शब्द जो है वो किस संधि का प्रकार है। तो सूर्योदय शब्द जो है वे आपको पता है ये गुण संधि का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि क्या होती है, तो ये आपने याद रखना है। जब अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई आता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के आगे ऊ या ऊ आता है तो ओ हो जाता है। और अ या आ के आगे री आने पर अर हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब अ आ के आगे ई या ऊ तथा री हो तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, उसे गुण संधि कहा जाता है। जैसे सूर्योदय है, सूर्योदय है तो इसका क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। और सूर्य प्लस उदय हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये सूर्योदय हो जाएगा। उसी तरह गणेश की बात करते हैं, गण प्लस ईश, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये गणेश हो गया। महर्षि जो है, महर्षि में भी कौन सी संधि है आपकी, महर्षि में भी आपकी गुण संधि है। देव ऋषि में भी गुण संधि है। महोत्सव, महा प्लस उत्सव क्या हो गया, महोत्सव, तो हो गया, ओ हो गया, ये हमने अभी डिस्कस किया। तो इनमें कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे उपेंद्र, गणेश, महेंद्र, रमेश, चंद्रोदय, महोत्सव, देव ऋषि, महर्षि, इन सभी में जो है वो आपकी गुण संधि है। उसी तरह वृद्धि संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जब अ या आ के आगे ए या ए आता है तो दोनों को ए हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के आगे ओ या औ आता है तो दोनों का औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे सदा प्लस ऐब, सदा प्लस ऐब क्या हो गया आपका, सदैव हो गया, ठीक है। उसी तरह महा प्लस औषधि हो गया, महौषधि हो गया। उसी तरह परम प्लस औषध हो गया, परमौषध हो गया, ठीक है। महा प्लस ऐश्वर्या हो गया, महेश्वर्या हो गया। और पुत्र प्लस ऐषणा हो गया, आपका पुत्रेषणा हो गया, ठीक है। तो ये तो वृद्धि संधि के प्रकार है। उसके बाद बात करते हैं यण संधि के बारे में। तो यण संधि जो होती है वह आपकी कौन सी होती है, यण संधि जो होती है जब ई ऊ री ल के आगे कोई स्वर आता है तो ये क्रमशः य व र ल में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन को जो है वो यण संधि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देवी प्लस अर्पण जो है वो आपका क्या हो गया, देव्य अर्पण हो गया। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत क्या हो गया, स्वागत हो गया। तो स्वागत में कौन सी संधि है, स्वागत में आपकी यण संधि है। ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो स्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे वर्णों का संयोग चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो या ह्रस्व प्लस दीर्घ हो, चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ हो, यदि स्वर्ण स्वर हैं तो दीर्घ हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हरि प्लस ईश हरीश हो गया, और नदी प्लस ईश नदीश हो गया, ठीक है।
मातृ प्लस ऋण हो गया मातृण हो गया, और हिम प्लस आलिया हिमालय हो गया। तो ये आपने याद रखना है। ये तो हमने थोड़ा डिटेल में ही डिस्कस कर लिया कि गुण संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि कौन सी होती है, यण संधि कौन सी होती है, और दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती है। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सर्वनाम से बना हुआ विश्लेषण है। तो सर्वनाम से बना हुआ जो विश्लेषण है वे आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो शब्द है वे सर्वनाम से बना हुआ विश्लेषण है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा हम सर्वनाम के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो जो सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। इंग्लिश में इसे प्रोनाउन कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। जैसे आपने याद रखना है हिंदी में जो सर्वनामों की संख्या जो है वो कितनी है, वे 11 है। कितनी है? 11 है। अब कौन कौन से हैं वो आपने याद रखना है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जो है हिंदी में सर्वनाम हैं ये। और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए हुआ है, अतः उसकी जो है इसे सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है। तो राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। तो राजीव की जगह जो है उसका उसकी का प्रयोग हुआ है, तो उसकी जो है वो आपकी क्या है, वो आपका सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपने बताना है कि आग का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विपथगा जो है वे आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा हम इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, पर्याय का अर्थ जो होता है समान अथवा समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सिनोनिम वर्ड्स कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अग्नि के जो आग के जो पर्यायवाची शब्द है वे कौन कौन से हैं ये आपने याद रखना है। अग्नि हो गया, अनिल हो गया, पावक, जातवेद, कृषाणु, वैष्णवर हो गया, वैश्वानर हो गया, हुताशन हो गया, ठीक है, रोहिताशुभ हो गया, वायुसुख हो गया, हव्यावाहन हो गया। ठीक है। ये तो जो है वो आपके आग के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी तरह असुर के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वे आपका रजनीचर हो गया, निशाचर हो गया, दानव हो गया, दैत्य हो गया, राक्षस हो गया, धनुज हो गया, यातुधान हो गया। ये जो है वो आपके असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी तरह बात करते हैं ईश्वर के बारे में। तो ईश्वर के जो पर्यायवाची शब्द हैं परमात्मा, परमेश्वर, ईश, ओम, ब्रह्मा, अलख, अनादि, अज, अगोचर, जगदीश जो हैं वो आपकी ईश्वर के पर्यायवाची शब्द है। कंजूस के जो पर्यायवाची शब्द हैं वे कौन से हैं? वे सूम हो गया, अनुदार हो गया, कृपण हो गया, मक्खी चूस हो गया। ये जो है वो आपके कंजूस के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो कर्म कारक है। तो कर्म कारक का आपने शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने हरि को बुलाया। ये जो है वो आपका शब्द जो है वो आपका कर्म कारक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स हमने जो एक प्रीवियस वीडियो में हमने शब्दों के प्रकार के बारे में बात की थी। तत्सम हो गए, तत्भव हो गए, देशज हो गए, विदेशज हो गए। उन शब्दों के बारे में हमने बात की थी। तत्भव शब्द का आपने चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आग जो है वो तत्भव शब्द है। अगर आपने तत्भव शब्द, तत्सम शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपने प्रीवियस वीडियो जो अपलोड की है हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर में, उसमें हमने इन टॉपिक्स को हमने समास के बारे में, शब्दों के भंडार के बारे में, तत्सम, तद्भव, आगत, विदेश शब्द जितने भी हैं देश शब्द उन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो आपने प्रीवियस वीडियो भी देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। द्विगु समास का उदाहरण आपने बताना है कि द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा द्विगु समास का जो उदाहरण होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सप्ताह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास कौन से होते हैं? तो जिस समास में पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह हो गया। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह हो गया। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह हो गया। सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह हो गया। ये जो है वो आपके द्विगु समास के उदाहरण है।
उसी तरह बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। उसी तरह तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौण अथवा उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे और तत्पुरुष के समास के 6 भेद होते हैं, ये आपने याद रखना है। जैसे मतदाता हो गया, मत को देने वाला, ठीक है। ये कर्म पद तत्पुरुष का उदाहरण है। कर्ण तत्पुरुष होता है, जैसे जन्मजात यानी कि जन्म से उत्पन्न। संप्रदान तत्पुरुष होता है, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अपादान तत्पुरुष होता है, जहाँ अपादान का कारक चिन्ह से का लोप हो जाए, जैसे धनहीन, धन से हीन। संबंध तत्पुरुष होता है, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जैसे नीति गुण, नीति में निपुण, जहाँ अधिकरण कारक में पे पर का लोप हो जाता है। बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे काली मिर्च, काली है मिर्च, ठीक है। सद्गुण, सद है गुण, पीताम्बर, पीला है अंबर। उसके बाद अव्ययी भाव समास कौन से होते हैं? जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो और अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, जैसे आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ठीक है। बहुब्रीहि समास के लास्ट में बात करते हैं। बहुब्रीहि समास कौन से होते हैं? जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध हो, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे महात्मा महान आत्मा है, जिसकी अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है, जिसका अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति, ये आपने याद रखना है। ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। उसके बाद बात करते हैं महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 37 का भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाशय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह क्या हो जाएगा? महाशय जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि गाल बजाना का अर्थ क्या होता है। तो गाल बजाना का जो अर्थ होता है वे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ चढ़ कर बातें करना जो है वो आपका गाल बजाना जो है इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे के बारे में बात करते हैं, जैसे आंखों से गिरना यानी कि आदर भाव घट जाना, आंखें मूंदना यानी कि मर जाना, ठीक है। 19-20 होना, दो वस्तुओं में थोड़ा बहुत अंतर होना, ठीक है। उल्टे मांस बरेली को यानी कि विपरीत कार्य करना, एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, ठीक है। उसी तरह ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सारा, आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, उल्लू बोलना यानी कि उजाड़ देना, एक और एक 11 होते हैं, संग में बड़ी शक्ति होती है, ये भी आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, जैसे अंधेरे घर का उजाला, इकलौता बेटा, और अंक में समेटना यानी कि गोद में लेना, आलिंगन वध करना, ठीक है। उसी तरह अक्ल चरने जाना, बुद्धिमत्ता गायब हो जाना, ये कुछ मुहावरे हैं। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल कल्पनाएं करते रहना, अपने मुंह मिट्ठू बनना, आत्म प्रशंसा करना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नीलगाय शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो नीलगाय शब्द का जो समास विग्रह होगा भी आपका क्या होगा? वे है नीली है जो गाय, ठीक है। नीली है जो गाय, ये नीलगाय शब्द का समास विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन जो है यहाँ से पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गए, विपरीतार्थक शब्द हो गए, जो भी हैं ऐसे शब्दों के प्रकार वहाँ से जो क्वेश्चन है 1 या 2 क्वेश्चन तो हर बार पूछे ही जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सम्मुख का जो विलोम शब्द होगा वे क्या होगा। तो सम्मुख शब्द का जो विलोम शब्द होगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विमुख जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विलोम शब्द जो है सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका विमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह अंत का विलोम शब्द क्या होगा? आदि हो जाएगा। अमित का परिमित हो जाएगा, आशीष का अभिशाप हो जाएगा, ईश्वर का अनीश्वर हो जाएगा, उज्ज्वल का धूमिल हो जाएगा, उद्घाटन का समापन हो जाएगा, आध्यात्मिक का भौतिक हो जाएगा, आलोक का तिमिर हो जाएगा,
आकस्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? सामयिक हो जाएगा। इहलोक का परलोक हो जाएगा। आकुंचन का प्रसारण हो जाएगा। अवनी का अंबर हो जाएगा। अनुराग का विराग होगा। अवकाश का अनवकाश हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कुछ याद रखने हैं। चतुर का मूढ़ हो जाएगा। चोर का साधु हो जाएगा। चित्र का विचित्र हो जाएगा। ये कुछ आपने याद रखने हैं विलोम शब्द जो हैं इम्पोर्टेंट जो है, हमने ऐसे ही क्विक डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फल का अफल हो गया, और बहिष्कार का स्वीकार हो गया, दैत्य का देव हो गया, ठहरना का जाना हो गया, डर का निडर हो गया, जवानी का बुढ़ापा हो गया, उष्ण का शीतल हो गया, उत्कर्ष का अपकर्ष हो गया, उग्र का सौम्य हो गया। तो ये कुछ आपने विलोम शब्द हैं जो आपने याद रखने हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो इन टॉपिक्स को हिंदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके हम उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वारिद का जो पर्यायवाची शब्द है वे, इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बादल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वारिद का जो पर्यायवाची शब्द होगा वे क्या हो जाएगा? वारिद का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वे आपका बादल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने याद रखना है, जैसे मदिरा का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, शराब हो गया, हाला हो गया, आसब हो गया, मग हो गया, मधु हो गया, सूरा हो गया। ठीक है, मनोहर के पर्यायवाची शब्द मनहर, मनोरम, लुभावना, चित्ताकर्षक, मांझी का मल्लाह, नाविक, केवट हो गया, माधुरी का मिठास, मधुरता, मानव का मनुज, मनुष्य, मानुष, इंसान, मोर का हो गया, मयूर हो गया, नीलकंठ हो गया, शिखी हो गया, केकी हो गया, कलापी हो गया। तो नीलकंठ जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? वे मोर का है। ये भी आपने नोट कर लेना है। और हंसी का जो पर्यायवाची शब्द है, स्मिति हो गया, मुस्कान हो गया, हास्य हो गया। सूर्य का है, इम्पोर्टेंट है। सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, नारायण, सविता, कमलबंधु, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड हो गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द क्या है? भारती, शारदा, वीणापनी, गीरा, वाणी, महेश्विता, श्री। ठीक है, तो ये कुछ आपने इम्पोर्टेंट है जो आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से 101%, एक या दो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, चाहे पर्यायवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो। इनको लेकर एक हम नेक्स्ट वीडियो जब भी हम हिंदी की लाएंगे तो उसमें हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है, उसमें हमने समास के बारे में तत्पुरुष, तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, जितने भी शब्द के प्रकार हैं उनको हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने उन वीडियो में डिस्कस किया है। अगले प्रश्न चलते हैं। क्षेत्र और ज्ञ जो है वो तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तीनों जो है वो आपके संयुक्त व्यंजन हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। नवयुवक जो है वो आपका कौन सा समास है? तो नवयुवक में कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें जो है वो आपका कर्मधारय समास है। तो नवयुवक में कौन सा समास हो गया? नवयुवक में आपका कर्मधारय समास हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दावानल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। जैसे आपने याद रखना है, जिसके मोड़ या बराबरी का कोई ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, जिसका कोई मालिक ना हो, अन्ना। ठीक है, और बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। जिस क्रिया का कर्म न हो, अकर्मक। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतवासी हो गया। स्वामी के स्नेह से रहित स्त्री दुर्भगा होगी। ठीक है, और जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो आपने बताना है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो होती क्या है, जिसको डिटेल में बात करते हैं।
तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, अर्थात वे संज्ञा जहाँ एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध हो जाता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। जातिवाचक संज्ञाओं की उन्हें जातिवाचक संज्ञा जो है, कॉमन नाउन जो है वो कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेगिस्तान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो जाता है। ऑप्शन ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद ये तो हमने हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो आए थे। 5 क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे आते हैं, जैसे ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, इसमें बोला गया कि प्रश्न संख्या 46 से 50 तक निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसी के आएंगे। 15 जो होंगे वो आपको हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो इनके मैं आपको डायरेक्ट ऐसे आंसर ही बता देता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, पूरा तो नहीं आएगा, 2 स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद ये भी ले लेना आप। और क्वेश्चन था, इस दुनिया में कहा सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शहर से गांव, आव से मजदूरों की दुनिया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीर किन्या किंतु असभ्य लोग। ये जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ गद्यांश को पढ़कर आपने देने हैं। मैं इनके आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। अगले प्रश्न में चलते हैं। लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है, क्यों लेता है? क्योंकि जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो HPU B.Ed एंट्रांस 2020 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो सकते हैं, तो ये आपने क्वेश्चन जो है वो ध्यान से करने हैं। हिंदी इसमें 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको हिंदी ग्रामर के पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी लैंग्वेज के पूछे जाएंगे। जैसे 15 क्वेश्चन तो आपके ग्रामर से रिलेटेड आ गए, 5 क्वेश्चन कोई आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और 5 क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपने पैराग्राफ को पढ़ के ही उन 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उन क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक उस गद्यांश को पढ़ना है, क्योंकि वो 5 मार्क्स के होते हैं। वो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो आपने पैराग्राफ को 2 या 3 बार रीड करके उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं वो फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो एक क्वेश्चन से काफ़ी, 1 मार्क्स से काफ़ी जो है वो आपको पता है 1 मार्क्स से काफ़ी गैप पड़ जाता है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो आपने उन पैराग्राफ को 5 क्वेश्चन जो होंगे वो तो बिल्कुल 2 या 3 बार उस पैराग्राफ को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU और SPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।